हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमको सोशियोलॉजी की तरह और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाइए। जैसे कि हमने आपका बीएस फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है उसके सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस कंप्लीट करवा दिए हैं कि सभी सब्जेक्ट्स में आपको सेकंड सेमेस्टर में आखिर पढ़ना क्या है। लेकिन अब हम लगातार उसके लिए आपके लिए वीडियोज़ लेकर के आ रहे हैं कि आपका पूरा टॉपिक जो भी हमने सिलेबस बताया हुआ है वो कंप्लीट करवा सकें। सोशियोलॉजी पर फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी हमारी हो चुकी है, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। एंड आज का जो इस वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे बीए फर्स्ट ईयर के। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के जियोग्राफी के बारे में। सॉरी, ये थोड़ा सा पेन नहीं आ रहा है, आ गया। बीए फर्स्ट ईयर की जियोग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में, जो कि सेकंड सेमेस्टर का है और यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड है। यूनिट नंबर 1 में आपका मतलब जैसे कि क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, 4 टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। या तो आपसे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर आपसे लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड या फिर आपके ऑप्शनल पूछे जाएंगे। ये 4 टाइप से आपके क्वेश्चन होते हैं। तो चारों के लिए हम अलग अलग वीडियो बना रहे हैं कि यूनिट नंबर 1 से क्या अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएगा, क्या लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएगा, क्या दीर्घ उत्तरीय आएगा, क्या ऑप्शनल आएगा। तो सारा कुछ हम वीडियोज में कवर करने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिए। यूनिट नंबर 1 का आज हम बात करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जियोग्राफी का। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ओके, थोड़ा सा मैं फास्ट बोलता हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि मतलब फास्ट नहीं बोलना चाहिए, बट फास्ट बोलता हूँ जिससे कि आपकी और भी चीज़ें कवर हो सकती हैं। एक ही चीज़ को मैं अगर आराम से बताता हूँ तो उसमें क्या हो जाएगा, क्या ज़्यादा मतलब उसमें हो पाएगा। मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता कि मतलब एक एक चीज़, जैसे कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बीए फर्स्ट ईयर का भूगोल, जो कि आपके सेकंड सेमेस्टर का है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ऐसा अच्छा लगता है आपको? नहीं ना। चीज़ें हम फास्ट करना चाहें तो बेटर होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है दोस्त। मेरे पास टाइम का कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है उतना। और अगर आपको स्लो लगे तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, एंड फास्ट लगे तो थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं। यूट्यूब ने आपको ये सारी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम अपना पहला यूनिट नंबर 1 का नाम है आपका मानव भूगोल। मानव भूगोल से रिलेटेड हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पहला आज हम जो बात करने वाले हैं वो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इसमें अति लघु उत्तरीय में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव भूगोल क्या है, इसको स्पष्ट करो कि आखिर मानव भूगोल होता क्या है। तो देखो, अगर हम बात करें मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल की इस शाखा में पृथ्वी और मानव और प्रकृति के अंतर संबंध, जो अंतः क्रियाएं हैं, उससे उत्पन्न तत्वों जैसे मानव की जाति हो गया, प्रजाति हो गया, जनसंख्या हो गया, वितरण हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया, वृद्धि हो गया, प्रवास हो गया, निवास हो गया, मानवीय क्रियाएं हो गई जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन, उद्योग सेवाएं, परिवहन, व्यापार, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव भूगोल एक ऐसा भूगोल है जिसमें मानव से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट के बारे में अध्ययन किया जाता है। चाहे वो मनुष्य की जाति हो, मनुष्य का प्रजाति हो, उसकी जनसंख्या हो, कहाँ कहाँ पर जनसंख्या है, जनसंख्या का घनत्व कैसा है, इसमें वृद्धि कैसे हो रहा है, प्रवास कैसे हो रहा है, निवास कैसे करते हैं, मानव अपने अलग अलग काम कर रहा है, चाहे वो खेती कर रहा हो, पशुपालन कर रहा हो, उद्योग कर रहा हो, परिवहन का काम कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, इन सभी चीज़ों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, जो मनुष्य से रिलेटेड है, वो कहलाता है भूगोल, मानव भूगोल। अब मानव भूगोल के जनक के रूप में जो है जर्मन भूगोलवेत्ता को जाना जाता है, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक, जो उन्होंने पुस्तक लिखी था एंथ्रोपो जियोग्राफी, इसमें मानव पर प्रकृति का प्रमाण का विस्तृत रूप से व्याख्या किया हुआ है। और इसी रचना में इन्होंने मानव भूगोल, इसी रचना के कारण इनको मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ओके, तो मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में बात करें तो तमाम सारे विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखी है। जैसे कि जो है फ्रेडरिक रेजरेट कहते हैं, जो कहते हैं कि मानव भूगोल जो है वो भूपृष्ठ समाजों और पृथ्वी के तल के बीच संबंध को संश्लेषण करता है। यानी कि पृथ्वी का जो पृष्ठ है उस पर रहने वाले लोग और वो पृष्ठ, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है उसके बारे में बात करता है। एलन कुमारी सैंपल कहती हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के परस्पर जो है परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कह रही है कि मानव का जो मानव भूगोल है वो अस्थिर पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी और क्रियाशील जो उस पर मानव काम कर रहा है, उन दोनों के बीच में जो परिवर्तनशील, जो बदलते हुए संबंध हैं, उन्हीं को कहा जाता है मानव भूगोल। तो इस तरीके से मानव भूगोल के बारे में बताया गया है। जो पहला क्वेश्चन था आपका कि आखिर है क्या मानव भूगोल, तो इसको इस तरीके से स्पष्ट किया गया है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बनता है कि मानव भूगोल की आखिर प्रकृति कैसी है। ये आपसे पूछ सकता है शॉर्ट आंसर में कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, और इनको मिलाकर के एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन जाता है।
ऐसे ही बनते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगर आप उठा करके इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखोगे ना, तो उसमें पूछ लेगा आपसे कि मानव भूगोल को परिभाषित करो, इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में गणना करो। बस इतना क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपका लॉन्ग आंसर हो गया। आपको 1000 वर्ड या 500 वर्ड में पूछ लेगा ऐसे क्वेश्चंस। तो अगर बात करें इसकी प्रकृति के बारे में, तो मानव भूगोल जो है वह विज्ञान है जिसमें संसार के विभिन्न प्रदेशों के मानव समूहों द्वारा किए गए स्थानिक संगठनों के प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है, मनुष्य का पूरी दुनिया में जो अलग अलग प्रदेश हैं वहाँ पर जो मानव समूह हैं उनके जो संगठन है उसका अध्ययन किया जाता है। अगर हम इसको दूसरे वर्ड में बात करें, दूसरे शब्दों में कहें, तो विभिन्न प्रदेशों के वातावरणों में निवास करने वाले मानव वर्ग अपने वातावरण का उपयोग करते हुए तथा वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए वातावरण के साथ जो सामंजस्य करके जीवन की क्रियाएं करते हैं और स्थानिक संगठन के द्वारा जिन सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करते हैं, उन मानवीय तत्वों का वैज्ञानिक अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। यानी कि कहने का अर्थ क्या है इसके द्वारा, तो इसके द्वारा कहने का अर्थ ये है कि दुनिया का जो अलग अलग प्रदेश हैं वहाँ पर अलग अलग वातावरण पाया जाता है। अलग अलग वातावरण के हिसाब से वातावरण के साथ सामंजस्य करके मनुष्य क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है। उसको रहने का, जीने का, खाने पीने, व्यापार, उसका सब कुछ कहीं ना कहीं प्रकृति से रिलेट करता है, वातावरण से रिलेट करता है। तो उसको करके वो जीवन की जो प्रक्रियाएँ करता है या जो है स्थानिक संगठन करता है, तो वो सारी जो चीज़ें भी हमको सांस्कृतिक भूदृश्य के रूप में देखने को मिलती हैं, वो कहलाता है आपका मानव भूगोल। अर्थात संसार के विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाले मानव वर्गों में के कार्यात्मक जो भूगोल है उसी को हम मानव भूगोल कहते हैं कि अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है। यही मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव भूगोल की प्रकृति में केवल मनुष्य और उसके भौतिक वातावरण का आर्थिक संबंध ही सम्मिलित है, कि मनुष्य और उसका जो भौतिक वातावरण है, जो पृथ्वी है या वातावरण है, उसके साथ मनुष्य का जो संबंध है, उस भूगोल को कहते हैं मानव भूगोल। वरन मूल भूगोल से संबंधित अन्य शाखाएं जैसे कि आर्थिक भूगोल हो गया, सामाजिक भूगोल हो गया, राजनीतिक हो गया, ऐतिहासिक भूगोल हो गया, इन सभी का मानव की कार्यक्षमता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कला, विज्ञान, सरकार, राजनीति और धर्म पर पड़ने वाले जो प्रभाव पड़ रहा है इसका, उसका भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव से रिलेटेड अगर मानव के बारे में अध्ययन किया जा रहा है तो उससे संबंधित अन्य शाखाएं जो होंगी, मानव है तो पैसे की जरूरत भी पड़ेगी तो आर्थिक भूगोल भी आ जाएगा, समाज में रहेगा सामाजिक भूगोल और राजनीति भी होगी, ऐतिहासिक भूगोल होगा। तो इन सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं मनुष्य के ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है, तो इन सभी का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत। मनुष्य अपने जो है मनुष्य अपने जीवन को भौतिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल लेता है, कि उसकी जो भौतिक आवश्यकता है उसके अनुसार मनुष्य अपने जीवन को, अपने आप को ढाल लेता है और वातावरण अनुरूप जो है आवश्यक परिवर्तन करता है, कि जैसा वातावरण के हिसाब से सामंजस्य बिठाया जा सकता है उसके अनुसार मनुष्य अपना जीवन शुरू करता है। इन सभी अध्ययन को मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर रखा जा सकता है। इस पर अपना विचार रखते हुए जीन ब्रूस महोदय ने कहा हुआ है कि भौगोलिक आत्मा का जो है प्रदेश आर्थिक, जनसंख्या, प्रजातीय, ऐतिहासिक आदि विज्ञानों के जो है सम्मिलित प्रयासों और प्रभावों की देन है। अतः सभी प्रकार की ज्ञान प्राप्ति के लिए मानव भूगोल का ज्ञान होना आवश्यक है। अब मानव भूगोल की प्रकृति को लेकर के डीसी मनी का विचार क्या था, तो इनका विचार था, क्या था इनका विचार, तो ये हमने शायद स्लाइड थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो जो है डीसी मनी का विचार भी इसी तरीके से रिलेट करता था। ये थोड़ा सा स्लाइड शायद गायब हो गया, डोंट वरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर कुछ स्लाइड होगा तो फिर हम बात करेंगे। मानव भूगोल की अवधारणा को परिभाषित कीजिए और स्पष्ट कीजिए। परिभाषा दीजिए मानव भूगोल की अवधारणा क्या है, उसको स्पष्ट कीजिए अच्छे तरीके से कि मानव भूगोल की अवधारणा क्या है आखिर। तो मानव भूगोल के अध्ययन में मानव और उसकी क्रियाशीलता का विशेष महत्व रहा है। मानव भूगोल में मनुष्य और मनुष्य क्या कर रहा है, उसकी क्रियाशीलता क्या है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इनका प्रमुख उद्देश्य जो है वो है प्रादेशिक विभिन्नताओं के बीच में रहने वाले मानव जीवन की व्यवस्थित व्याख्या करना। इनका काम क्या है कि जो अलग अलग प्रदेश रह रहे हैं उनमें मनुष्य अपना अलग अलग तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उस जीवन को के बारे में अच्छे तरीके से जो है प्रभाषित करना। प्रादेशिक विभिन्नता जो है वो मनुष्य की क्रियाशीलता का घोतक है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में सांस्कृतिक कार्यों द्वारा जो भूदृश्य है उसमें परिवर्तन में देखने को मिलता है और मानव भूगोल की प्रकृति के द्वारा भूदृश्य में परिवर्तन लाया जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत न केवल मनुष्य और उसके भौतिक वातावरण का
आर्थिक संबंधी अध्ययन किया जाता है, बल्कि उससे के मूल भूगोल से संबंधित अन्य जो शाखाएं हैं, चाहे वो आर्थिक भूगोल हो, सामाजिक भूगोल हो, राजनीतिक भूगोल हो, ऐतिहासिक भूगोल हो, इन सभी का मानव की कार्यक्षमता, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, सरकार, राजनीति, धर्म, इन सभी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि मानव भूगोल को हम दो प्रकार के पक्षों में रख सकते हैं कि मानव भूगोल दो प्रकार का हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, मानव भूगोल के दो पक्ष हो सकते हैं। इसमें पहला आ जाएगा आपका प्राकृतिक पर्यावरण वातावरण और दूसरा है मनुष्य की क्रियाशीलता। यानी कि पहला जो है वो फिजिकल जो इन्वायरमेंट है वो आ जाएगा, दूसरा मनुष्य उसमें किस तरीके से सामंजस्य स्थापित करके क्रियाशील होता है, काम करता है, वो चीज़ आ जाएगी। तो इसमें देख सकते हैं, कह रहा है कि किसी भी क्षेत्र में एक और प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व, कोई भी क्षेत्र है उसमें प्राकृतिक वातावरण के जो तत्व है, चाहे उच्चावच हो, जलवायु हो, मिट्टी, वनस्पति, ये सारी चीज़ें विद्यमान होती हैं। तो दूसरे ओर मानवकृत स्वरूप भी होते हैं, जैसे खेत हो गया, कारखाने हो गए, सड़क हो गया, घर हो गया, ये सारी चीज़ें हमें दृष्टिगोचर होती हैं, देखने को मिलती हैं। यह भिन्नता यौन तत्वों के विभिन्न संयोगों का परिचायक होती है। उदाहरण स्वरूप जो है भूमध्य क्षेत्रीय जो क्षेत्र है उसमें घने वनों के मध्य अस्थायी खेत और एक आध झोपड़ियां में देखने को मिलती है। तो टुंड्रा प्रदेश में सर्वत्र जो है हिमाच्छादित धरातल पर कहीं जो है एकस्मियों को, जो एकस्मी लोग हैं, उनकी बर्फ से बने घर यानी कि इग्लू देखने को मिलते हैं। हिमालय के बीहड़ क्षेत्र में पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी नुमा खेतों के बीच में लकड़ी से बने हुए कुछ एक दो घर दिखाई पड़ेंगे। तो आल्पस का जो पहाड़ी ढलान है वहां पर कुटीर सुविधा संपन्न पर्यटकों के घर देखने को मिलेंगे। तो मतलब कहने का अर्थ है कि अलग अलग जगहों पर वातावरण के हिसाब से मनुष्य का रहना, उसका आर्थिक, मानसिक, जो है सांसारिक, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं संबंधित होती हैं एक दूसरे से। ये विभिन्न स्वरूप जो है संबंधित क्षेत्र के निवासियों की जमीनी पद्धति के परिचायक हैं। जहां मनुष्य की तकनीकी क्षमता में जितनी ज़्यादा अधिक अभिवृद्धि हुई है, वहाँ मानवकृत तत्वों का उतना ही अधिक प्रधानता हुआ है। यानी कि जितना ज़्यादा तकनीकी में जो है बढ़ती चली जाएगी, उतना ही ज़्यादा मानव निर्मित क्षेत्रों की क्या होगी, तत्वों की प्रधानता होगी। क्यों? क्योंकि अगर देखो, अगर आपको किसी ठंडे प्रदेश में है और आपके घर में एसी लगा हुआ है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप ठंडे प्रदेश में है, गर्म प्रदेश में है, क्योंकि आप एसी में रहेंगे तो और एयर कंडीशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप ठंडा कर सकते हैं। तो यद्यपि यह उपलब्धि इसी रूप में नहीं रहे और न ही भविष्य में इसी रूप में बनी रहेंगी, इसमें लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि मानव समुदाय उसकी बदलती तकनीकी के आधार पर प्राकृतिक वातावरण में सामंजस्य और प्रतिक्रिया का जो रूप है, ढंग है, उस तरीके से हमेशा क्या हो रहा है, परिवर्तनशील है। उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि मानव भूगोल का स्वरूप किसी क्षेत्र की विद्यमान जीवन पद्धति के परिचायक और भौगोलिक तत्वों का अध्ययन ही कहलाएगा मानव भूगोल। यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि मनुष्य एक जगह पर रह रहा है तो उसके हिसाब से उसको ढालना पड़ता है। तो मनुष्य के जो काम है या उसका बिहेवियर है, उसका समाज है, उसको देख करके मनुष्य के भूगोल के बारे में, मानव भूगोल के बारे में हम एक आइडिया लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसकी परिभाषा के बारे में अगर हम बात करें कि आखिर जो है मानव भूगोल की जो अवधारणा है, इसकी परिभाषित करते हुए तमाम सारे विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखी हुई है। जैसे कि जर्मन भूगोलवेत्ता हैं फेडरिक रेटशल, इन्होंने कहा है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण में संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिकी दशाओं का क्या है, एक योग है कि किस तरीके की भौतिक दशाएं हैं, उसी के अनुसार मनुष्य का जीवन हमें देखने को मिलता है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता है कुमारी सैम्पुल, उनके अनुसार कहा गया है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के निरंतर संबंधों का अध्ययन है, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा हुआ है। जो है हटिंगटन महोदय इस पर कहते हैं कि मानव भूगोल जो है ये भौगोलिक वातावरण और मानव के क्रियाकलापों और गुणों से संबंधित स्वरूप और वितरणों का अध्ययन है। इससे हमें मानव भूगोल के बारे में पता चलता है। तो इस तरीके से हमने देखा मानव भूगोल की अवधारणा क्या रही है। अब देखते हैं कि भूगोलवेत्ता जो है बाइल डिलाब्लास इनका नाम थोड़ा सा अलग सा इसमें दिखा हुआ है, डिलाब्लास के नाम से हम जानते हैं। तो मानव भूगोल जो है पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों का संश्लेषण ज्ञान, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव यानी कि मनुष्यों के बीच में क्या संबंध है उसकी जानकारी हमें मिलती है। जीन ब्रुन्स महोदय इस पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि मानव भूगोल उन सभी वस्तुओं का अध्ययन है जो मानव कार्यकलापों द्वारा प्रभावित होते हैं और जो हमारी पृथ्वी की धरातलीय पदार्थ हैं उनको एक विशिष्ट कोटि में रख सकते हैं। फ्रांसीसी विद्वान जो है डिमांजिया, वो इस पर विचार रखते हुए कहते हैं कि मानव भूगोल जो है ये मानव समूहों और मानव समाजों के प्राकृतिक वातावरण के बीच में एक अंतर संबंध को स्थापित करता है और उसी का अध्ययन करना ही कहलाता है मानव भूगोल। स्मिथ इस पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि मानव भूगोल कौन, कहाँ, क्या पाता है
और कैसे पाता है, इसका अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। तो इस तरीके से हमने देखा तीसरे क्वेश्चन में कि मानव भूगोल की अवधारणा क्या है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इसका है वो कह रहा है आपसे कि मानव भूगोल का वर्गीकरण कीजिए कि मानव भूगोल अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से कैसे है। तो देखो मानव भूगोल जैसे कि हमने पहले भी बात किया हुआ है, दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, इसको दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। एक जो भौतिक परिवेश है जिसको आप वातावरण कह सकते हो, और दूसरा है उसमें काम कर रहने वाला जो मनुष्य है उसकी क्या क्रियाएं हैं, उसके आधार पर हम दो तरीके से दो वर्गों में इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। अब भौतिक परिवेश में आपका आ सकता है एक अजैविक तत्व, एक आ सकता है आपका जैविक तत्व। अजैविक तत्व में आ जाएगा आपकी अवस्थिति, मतलब कहाँ पर चीज़ें हैं, कहाँ पर लोकेशन है, भूमि की आकृति क्या है, भौम्य आकृति कहते हैं, जल स्रोत क्या है वहाँ पर, जलवायु कैसी है, मिट्टियाँ कैसी हैं, तो इस आधार पर भी वहाँ के लोगों का जीवन चेंज होता है। जैविक तत्व में आ जाएगा कि वहाँ पर वनस्पति कैसी है, पशु जगत कैसा है, और वहाँ पर मानव कैसा रह रहा है, कौन से प्रकार के मानव हैं। अब मानव की जो कुछ अनुक्रियाएं हैं वो उसका अलग क्षेत्र आ जाएगा। जैसे कि मनुष्य को अपने आधारभूत आवश्यकताओं के लिए काम करना पड़ेगा। जैसे कि मनुष्य की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो क्या है, भोजन, कपड़ा और घर, और आने जाने के लिए परिवहन भी जोड़ दिया गया है, क्या आवश्यक तत्व ये भी हैं। अब अगर इनको मुख्य क्रियाकलापों में बांटा जाए कि मानव के मुख्यतः काम क्या है, तो मानव के मुख्यतः जो क्रियाकलाप अगर पहले समय से ही बात किया जाए तो इसमें आ जाएगा आपका आखेट करना, पशुपालन करना, खनन करना, कृषि करना, या फिर उद्योग करेंगे, या फिर यातायात सेक्टर में होंगे, या फिर व्यापार करेंगे। तो इस तरीके से ही मनुष्य का क्षेत्र होता है। अब सामाजिक आवश्यकताएं मनुष्य के लिए है, जैसे कि एक मनुष्य एक बेहतर समाज बनाना है तो उसके लिए कुछ सामाजिक आवश्यकताएं हैं, जैसे कि सरकार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, धर्म हो गया, विज्ञान हो गया, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा कुछ उच्च आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि आपका कला हो गया, शिक्षा हो गया, मनोरंजन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जो एक व्यक्ति एक लेवल पर पहुंचने के बाद इन चीज़ों पर ध्यान देता है। अदरवाइज मनुष्य का लाइफ स्टाइल जो है मेन आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में ही खत्म हो जाता है। मैक्सिमम लोगों का लाइफ आप देखोगे उनको अपना घर परिवार चलाने में ही, उनको 2 वक्त की रोटी कमाने में ही उनका लाइफ खत्म होता चला जाता है। तो इस तरीके से हमने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस देख लिए, 4 क्वेश्चन जिसमें हमने देखा है। एंड इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि हम डिस्कस करेंगे आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले लघु उत्तरीय क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स आपके बहुत जल्द ही सेकंड सेमेस्टर के होने वाले हैं, या शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद आपके सेमेस्टर एग्जाम्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके होंगे। तो और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ बहुत जल्द ही आने वाले हैं। डेली हम 3 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, जिससे कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके। 3 वीडियोस बड़े वाले और 2 शॉर्ट वीडियोस डेली अपलोड हो रहे हैं। तो इतना सारा एफर्ट आपके लिए लगाया जा रहा है, तो प्लीज़ इस एफर्ट को एक लाइक तो बनता ही है मेरे दोस्त, और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों तक हम पहुंच सकें और भी लोगों की इससे हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।